शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली से एक खबर है जहां पर प्रियंका गांधी को अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। प्रियंका गांधी को सीधे सीधे कहा गया है कि वो अपना सरकारी बंगला खाली कर दें। बकायदा 1 अगस्त तक प्रियंका को बंगला खाली करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पास अगले 1 महीने हैं। 1 अगस्त तक उनको अपना बंगला खाली करना होगा। आपको बता दें, लोधी एस्टेट में प्रियंका गांधी का सरकारी बंगला है जहां पर वो अपने पूरे परिवार के साथ रहती हैं। उसी बंगले को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। एसपीजी सुरक्षा हटने की वजह से मंत्रालय का ये बड़ा फैसला है। प्रियंका गांधी सालों से उस बंगले में रहती थी। राहुल श्रीवास्तव इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, मेन वजह क्या बताई जा रही है? प्रियंका को कहा गया है अगले 1 महीने के अंदर ये सरकारी बंगला खाली कर दे, और क्या जानकारी? देखिए, सरकार के जो जब एसपीजी बनी थी तो एक कानून बना था कि जो एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, प्रधानमंत्री के नेक्स्ट ऑफ किन, उन लोगों को एसपीजी की सुरक्षा मिलती थी। और एसपीजी की सुरक्षा के तहत एक प्रोविजन था कि अर्बन डेवलपमेंट या हाउसिंग मिनिस्ट्री जो है वो उन लोगों को एक ऐसा बंगला दिया जाएगा जो कि सिक्योरिटी की दृष्टि से पूरी तरह से संपूर्ण होगा। उसमें एसपीजी की सिक्योरिटी होती थी, एसपीजी के नियमों के तहत ड्यूटी लगती थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी के रिटायरमेंट के बाद प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भी मिलती थी। लेकिन सरकार ने, एनडीए सरकार ने ये कानून बदला और एसपीजी सिक्योरिटी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी हटा दी गई, देवे गौड़ा जी की भी हटा दी गई, और जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उनकी भी एसपीजी सिक्योरिटी कवर हटा दिया गया था। जब एसपीजी सिक्योरिटी कवर हट गया तो कोई वजह नहीं थी कि सरकार एसपीजी प्रोटेक्शन वाले लोगों को मकान, सरकारी बंगला आवंटित करे। और इसी कानून के तहत, क्योंकि एसपीजी सुरक्षा नहीं है, इसलिए उसके तहत बंगला देने की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी को नोटिस भेजा गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा कि वो तुरंत से तुरंत इस मकान को 1 अगस्त तक, यानी 1 महीने के समय में खाली करें। बहुत शुक्रिया राहुल श्रीवास्तव इस पूरी जानकारी के लिए। अगले 1 महीने का वक्त दिया गया है प्रियंका गांधी को। शहरी विकास मंत्रालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया है और कहा गया है कि अगले 1 महीने उनके पास है। सरकारी बंगला वो खाली कर दें। इसके पीछे बड़ी वजह बताई गई है। एसपीजी सुरक्षा हटने के बाद कोई औचित्य नहीं था कि वो उस बंगले में रहें। इसी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब इस पर कांग्रेस की, प्रियंका गांधी की क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। और अब एक ऐसी खबर, एक ऐसी तस्वीर जो किसी पत्थर दिल को भी जार जार कर दे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुबह आतंकवादी हमला हुआ। आतंकी हमले में एक 3 साल का मासूम भी फंस गया, जिसके नाना के आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सुरक्षा बलों ने गोलियों की बौछार के बीच उस मासूम को अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। आपको हम लेके जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। कश्मीर से आई ये तस्वीर हर किसी को दर्द से भर देगी। महज 3 साल के इस बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है। ये बच्चा बार बार अपनी माँ के पास जाने की जिद कर रहा है। इसकी आंखों के सामने जो घटा है वो दिल दहला देने वाला है। कायर आतंकियों ने मासूम के सामने ही उसके नाना की जान ले ली। इस टाइम में सीआरपीएफ के जवान गाड़ी से डिबोर्ड कर रहा था, उसी टाइम मस्जिद के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग आना शुरू हो गया, जिसमें सीआरपीएफ के 1 जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी हो गए। वहां से एक कार में 65 ईयर ओल्ड एक बशीर साहब जा रहे थे। उसके गाड़ी में एक छोटा बच्चा था। वो पैनिकली गाड़ी से निकल के बच्चा को लेकर भागना चाहा, उनको भी गोली लग गया, इसमें उनकी जान गई है। इंसान से शैतान बन चुके आतंकियों ने इस बच्चे को भी मारने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे जान पर खेलकर बचा लिया। सीना चीर देने वाली तस्वीरें हम आपको पूरी तरह तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इतना बता सकते हैं कि ये बच्चा अपने नाना के सीने पर बैठा है। नाना जी आतंकियों की गोली का शिकार होकर दम तोड़ चुके हैं। सोपोर में आतंकी हमले के बीच नाना और नाती फंस गए। आतंकियों की गोली ने मासूम के नाना की सांसें छीन ली। दोनों ओर से फायरिंग के बीच बच्चा अपने नाना के शव पर रोता रहा। बच्चे को बचाने के लिए सुरक्षा बलों के जवान आगे आए। देखिए इस तस्वीर में झाड़ियों में पीछे एक जवान बच्चे को अपने पास बुला रहा है। आपको
हम लेके जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट। बच्चे को सुरक्षा बलों ने अपनी हिफाजत में रखा, उसे चुप कराने के लिए चॉकलेट बिस्कुट दिए और घर सही सलामत पहुंचाया। आज एक बार फिर सोपोर में आतंकियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाया। सीआरपीएफ के मुताबिक आतंकियों ने मस्जिद के ऊपर से घात लगाकर हमला किया। हमले में सीआरपीएफ काफिला और उसके पीछे आ रही कार इसकी जद में आ गई। आतंकियों ने पेट्रोलिंग पार्टी पर घात लगाकर हमला किया। सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों को जवाबी कार्रवाई कर मुंह तोड़ जवाब दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के एक जांबाज जवान शहीद हो गए और एक स्थानीय नागरिक की भी मौत हो गई, जबकि 3 जवान घायल हो गए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तरफ से चुन चुन कर आतंकियों के सफाये का अभियान जारी है। हर दिन एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। ये सुरक्षा बलों के अभियान की ही बौखलाहट है कि आतंकी बार बार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। अशरफ वानी के साथ शुजाउल हक, सोपोर, आज तक। उस मासूम बच्चे की तस्वीरें जिस किसी ने देखी वो सभी दहल गया। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है, आपको बता दें, ऑपरेशन ऑल आउट हमारे सुरक्षा बलों की ओर से लगातार जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है और आतंकवादियों की ये बौखलाहट ही है कि लगातार उनकी ओर से एक के बाद एक कोशिश की जा रही है आतंकी हमलों को अंजाम देने की। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। त्राल में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर सामने आई है। दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई। हालांकि शाम 5:30 बजे के बाद गोलियां चलनी बंद हो गई थी और इलाकों को घेरकर आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए गए थे। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की खैर नहीं। लोकेशन त्राल पुलवामा की ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच बड़ी मुठभेड़ की खबर सामने आई। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की वहां पर आशंका थी। लगातार दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी जारी थी। धरपकड़ के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी बाकायदा चलाया गया था। त्राल में 24 घंटे के अंदर ये दूसरा एनकाउंटर है। इसके पहले भी एनकाउंटर जारी था और ये दूसरा एनकाउंटर 24 घंटे के भीतर। मंगलवार को अनंतनाग में 2 आतंकवादियों का सफाया किया था हमारे सुरक्षा बलों ने और लगातार ये ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में जारी है। ये पुलवामा के त्राल की खबर हमने आपको दिखाई। त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जो मुठभेड़ चल रही थी उस पर यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आई। वहीं साल 2020 में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। कश्मीर पुलिस के मुताबिक जून तक 118 आतंकवादियों का, मैं कुछ आपको ग्राफिक्स दिखाती हूं। देखिए, कश्मीर में आतंकवाद के अंत का काउंटडाउन कैसे शुरू हो गया है। आईजी कश्मीर का बयान आया है, पिछले 6 महीने में 118 आतंकवादियों का सफाया किया गया है, जो अपने आप में बड़ी खबर। मारे गए 118 आतंकवादियों में से 57 हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बताए जा रहे हैं। अब जैश ए मोहम्मद के आतंकी सुरक्षा बलों के टारगेट पर हैं और इसी वजह से सुरक्षा बलों की ओर से चुन चुनकर एक आतंकवादी का खात्मा किया जा रहा है। 3 आतंकी संगठनों के 12 आतंकवादियों की हिट लिस्ट बाकायदा तैयार की गई है। आतंकवादियों की भर्ती में 40% की गिरावट भी दर्ज की गई है। ये अपने आप में बड़ी जानकारी जो आईजी कश्मीर की ओर से दी गई है। पिछले 6 महीनों में 121 हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें 45% पिस्टल हैं। 6 महीने में 22 आतंकवादियों की गिरफ्तारी भी हुई है। 300 सहायक भी गिरफ्तार किए गए हैं और लगातार उनसे कई अहम जानकारियां भी सुरक्षा बलों को मिली हैं। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। आतंकवादी इसी वजह से बौखलाए हुए हैं और इसी के कारण लगातार हमारी सुरक्षा बलों को वो निशाना बना रहे हैं जम्मू कश्मीर में। इससे जुड़ी हुई जैसी और जानकारी निकलकर सामने आती है आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए अब खबर लद्दाख से, जहां शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे। साथ में होंगे थल सेना प्रमुख MM नरवणे। लद्दाख में राजनाथ सैनिकों और कमांडरों से मुलाकात करेंगे और LAC को लेकर सुरक्षा हालात का जायजा भी लेंगे। लद्दाख जाएंगे रक्षा मंत्री, यकीनन ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अगर देश के रक्षा मंत्री उस जगह पर जाते हैं जहां पर तनाव अभी बरकरार है, पूर्वी लद्दाख में LAC पर सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे और यकीनन जो हमारे सुरक्षा बल वहां पर मौजूद हैं उन सैनिकों की हौसला अफजाई भी करेंगे। लेह के अस्पताल में घायल सैनिकों से भी मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री के साथ थल सेना प्रमुख MM नरवणे भी जाएंगे। MM नरवणे वैसे पहले भी लद्दाख जाकर वहां पर सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ा चुके हैं। तो अपने आप में यह बड़ी खबर होगी रक्षा मंत्री का लद्दाख में जाना और वहां पर सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई करना, क्योंकि जिस तरह के माहौल इस वक्त LAC पर बने हुए हैं उसके मद्देनजर रक्षा मंत्री का यह बेहद महत्वपूर्ण दौरा। उधर 59 चीनी मोबाइल ऐप को भारत में ब्लॉक करने का फैसला चीन को अच्छा नहीं लग रहा है।
लेकिन सवाल ये कि लद्दाख में एलएसी पर हिमाकत करने में तुले चीनियों को सबक कैसे सिखलाएंगे? क्या सिर्फ आर्थिक दंड से ही बात बनेगी या अभी ये सिर्फ शुरुआत है? हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से इस पूरे मामले पर सवाल पूछ रही है। भारत से शत्रुतापूर्ण चीनी रवैया हर बीतते दिन के साथ गंभीर होता जा रहा है। भारत से बातचीत के बावजूद लद्दाख में एलएसी पर चीन ने अपनी सेना की 2 डिवीजन तैनात की है। एलएसी पर इन 20,000 सैनिकों के अतिरिक्त चीन ने उस इलाके जिसे वो उत्तरी शिनजियांग कहता है, वहां 10,000 सैनिकों की एक अतिरिक्त डिवीजन भी लगाई गई, जो 48 घंटों के भीतर भारतीय पोजीशंस के आमने सामने लाए जा सकते हैं। चीन के इस रवैये के बाद भारतीय सेना के सूत्र अक्टूबर तक तनातनी खींचने की आशंका जता रहे हैं। इस बीच खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में अपनी सेना की 2 डिवीजन लगा दी है, तो उधर चीनी सेना आतंकी संगठन अल बद्र से जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने को उकसा रही है। पाकिस्तान को तो शुरू से ही पता था कि वो हिंदुस्तान की फौज का मुकाबला नहीं कर सकता। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, चीन को भी साफ तौर पर नजर आ गया है कि हिंदुस्तान की फौज जो है बड़ी ताकतवर है और बाय इटसेल्फ वो हिंदुस्तान के ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। ऐसे में चीन और पाकिस्तान इकट्ठा होकर 2 तरफा लड़ाई की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सैबोटाज के माध्यम से, खास करके लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर बड़ा क्योस और मेहम क्रिएट करें, जिससे उनके लिए आसानी हो जाए। भारत के सामने चीन की ओर से पेश की गई इस चुनौती को लेकर सरकार विपक्ष के सवालों से भी घिरी है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट किया, मोदी जी, भारत में एक जगह है लद्दाख, ये अज्ञात जगह नहीं है। आप भले भूल जाएं, लेकिन हम 2 खतरों से लड़ रहे हैं, कोरोना और चीन। एक महामारी है और दूसरा मसला क्षेत्रीयता का है। ऐसा लगता है कि आप अभी भी शी जिनपिंग की संक्रामक मुस्कान के प्रभाव में हैं। चीनी संकट पर विपक्ष ऐसे तंज कस रहा है तो भारत ने चीन पर अब तक सिर्फ आर्थिक कड़ाई की है। चीन को आर्थिक दंड देने में सबसे बड़ा कदम 59 मोबाइल ऐप्स को बैन करने का है। चीन ने आधिकारिक प्रतिक्रिया में इसे WTO नियमों के खिलाफ बताया है, तो चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शेजिन ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, अगर चीनी लोग भारतीय सामानों का बहिष्कार करना भी चाहें तो उन्हें अच्छे भारतीय सामान नहीं मिलेंगे। भारतीय मित्रों, राष्ट्रवाद से बढ़कर भी कुछ होता है। वैसे हू शेजिन को जवाब भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ये कहकर दिया, मुझे लगता है कि ये कमेंट भारतीय उद्योग के लिए प्रेरक हो सकता है। हमें उकसाने के लिए धन्यवाद, हम खरे उतरेंगे। जाहिर है कि चीन के संकट पर मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा है। चीन के विश्वासघात के साथ उससे अंदरूनी जंग भी लड़नी है। दिल्ली से कमलजीत के साथ मनजीत नेगी, आज तक। तो भारत के राष्ट्रवाद से चीन को मिर्ची लग रही है, लेकिन चीन के 59 ऐप्स पर भारत के पाबंदी लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को एक और बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसे वेबो कहा जाता है, उसे प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया है। पीएम ने चीनी सोशल मीडिया वेबो को छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री का यह बड़ा और कड़ा संदेश चीन को देने की कोशिश चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेबो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़ा है। जाहिर तौर पर कम से कम उनके इस जेस्चर की वजह से एक बड़ा संदेश चीन को जाएगा। साल 2015 में प्रधानमंत्री ने इसे ज्वाइन किया था, यानी 5 साल पहले। वेब प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री के सभी पोस्ट अब डिलीट किए जा चुके हैं। वेबो प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, आप देख रहे हैं कितना बड़ा ये आंकड़ा था, 2,44,000 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन को यह कड़ा संदेश है, जो अपने आप में यकीनन चीन की परेशानी बढ़ाने वाला है, और एक बड़ा और कड़ा मैसेज सीधे सीधे प्रधानमंत्री की ओर से। उधर कोरोना पर अपनी दवा कोरोनिल पर विवाद खड़ा होने के बाद आज बाबा रामदेव मीडिया के सामने आए और जानकारी दी कि आयुष मंत्रालय ने उनकी दवा को परखा है। हालांकि आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव की दवा को सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर ही माना। इधर अच्छी खबर यह है कि भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण की इजाजत मिल गई है।
8 दिन पहले बाबा रामदेव ने कोरोना पर अपनी बंद मुट्ठी खोली और वायरस को मात देने वाली दवा बनाने का दावा ठोका। लेकिन जिस गति से बाबा ने कोरोना का दवा बनाने का ऐलान कर सबको चौंकाया, उसी गति से दवाई पर असमंजस के बादल भी छा गए। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के आंखें तरेरने के बाद राजस्थान में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। गहलोत के साथ साथ उद्धव ठाकरे ने भी दवा की बिक्री रोक दी। अब 8 दिन बाद जब रामदेव मीडिया के सामने आए तो उनका दर्द कुछ इस तरह फूटा। हिंदुस्तान के अंदर मानो योग आयुर्वेद का काम करना एक गुनाह हो और सैकड़ों जगह एफआईआर दर्ज हो गई। माने एक जैसे किसी देशद्रोही और आतंकवादी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। कोरोना पर अपने पुराने दावे पर बाबा रामदेव कायम है, लेकिन उन्होंने अब शब्दों के मायाजाल की बात छेड़कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। 23 जून को कोरोनिल को लॉन्च करते हुए कहा था कि ये पूरी तरह से क्लिनिकली रिसर्च बेस्ड दवा है, पर अब इस दावे में नया ट्विस्ट आ गया है। ये एविडेंस बेस्ड, क्लिनिकली ट्रायल रिसर्च बेस्ड और वो भी ब्लाइंड रिसर्च बेस्ड दवा है। इसमें कोई दावा नहीं है, ये एकदम ब्लाइंड ट्रायल है। माने किसी भी प्रकार से इसमें कोई भेदभाव, पक्षपात नहीं, और थर्ड पार्टी से ट्रायल हुआ है नीम्स के अंदर। शब्दों के मायाजाल में, शब्दों के भ्रमजाल में हम आयुर्वेद का सत्य ना तो दबने देंगे, ना उसको हम मिटने देंगे। अभी तक हमने कार्य किया है, आगे भी करते रहेंगे। अब शब्दों के मायाजाल से बाहर निकलते हैं और बाबा रामदेव के दावों पर आयुष मंत्रालय की 2 टूक बात भी सुन लीजिए। मंत्रालय ने पतंजलि की इस दवा को कोरोना की दवा तो नहीं माना, लेकिन ये जरूर कहा है कि पतंजलि की ये दवा इम्यूनिटी बूस्टर है। उधर अच्छी खबर यह है कि हैदराबाद आधारित भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण जुलाई में करने की अनुमति मिल गई है। कंपनी ने देश का पहला कोविड-19 वैक्सीन सफलतापूर्वक बना लेने का दावा किया। We are proud to announce Covaxin, a live inactivated vaccine that is being developed at Bharat Biotech in partnership with ICMR and National Institute of Virology, Pune. We are happy to say that DCGI gave a nod for conducting phase 1 and 2 clinical trial soon. कोरोना की दवाई का इंतजार पूरी दुनिया को है। अगर हिंदुस्तान इस दौड़ में आगे निकल गया तो न सिर्फ देश को फायदा होगा, बल्कि पूरी दुनिया भारत के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का लोहा मान लेगी। ये लड़ाई मेरी दवाई और तुम्हारी दवाई से बहुत बड़ी है। अब भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर जल्द ही ह्यूमन ट्रायल्स की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन सरकार ने किसको टीकाकरण प्राथमिकता मिलेगी उसका खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। एक हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबसे पहले टीकाकरण में प्राथमिकता उन्हें मिलनी चाहिए जो सबसे पहले और ज्यादा खतरे में काम करते हैं। दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात राजधानी दिल्ली की करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली में अब कोरोना की लड़ाई में हमारा पलड़ा भारी है, यानी कोरोना संक्रमण के हालात अब काबू में हैं। लेकिन केजरीवाल ने साफ संकेत भी दिया कि ये लड़ाई अभी जारी है, लिहाजा सावधानी जरूर बरतें। मनीष सिसोदिया के 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना मरीज होने की आशंका को पहले गृह मंत्री अमित शाह ने खारिज किया और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस डर और खौफ पर विराम लगा दिया है। केजरीवाल का दावा है कि अब दिल्ली में हालात काबू में हैं। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, मास्क पहनते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए, धोते रहिए। इसमें जरा भी चूक नहीं करनी है। बड़ी मुश्किल से हम लोग 1 महीना पहले जो स्थिति थी, उस स्थिति से हम सब लोगों ने प्रयास करके बाहर निकले हैं। दिल्ली में अब कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं।
और ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। केजरीवाल ने दावा किया एक्टिव केस की संख्या घट रही है और सरकार की तैयारी बढ़ रही है। कहने की जरूरत नहीं कि दिल्ली अगर फिर से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए खड़ी है तो उसमें केंद्र सरकार से मिला सहयोग भी है। ये हम सब लोगों की, आप लोगों की, हम सब लोगों की, सारे दिल्ली वासियों की मेहनत का नतीजा है, डॉक्टर्स की, नर्सेज की, सारे समाज की मेहनत का नतीजा है कि हमने फिलहाल स्थिति को कंट्रोल कर लिया है। तो एक व्यापक अभियान कोरोना के खिलाफ चलाना है तो तीनों ने मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। तो मैंने मीटिंग बुलाई, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी आए, उप मुख्यमंत्री जी भी आए, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, ये तीनों डॉक्टर भी थे और बाद में एमसीडी के मेयरों के साथ भी मीटिंग की। इसमें हमने बहुत सारे निर्णय लिए। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली में कोरोना का पीक आकर चला गया, लेकिन केजरीवाल इस दलील को खारिज कर रहे हैं। सीएम ने लोगों से अपील की, अभी भी दिल्ली में तमाम सावधानी बरतने की जरूरत है। भले ही केस कम हो गए हों, लेकिन सख्ती बरकरार रहेगी। नियमों में कोई ढील नहीं होगी। एक समय था जब दिल्ली में महज 24 घंटे के भीतर 4000 के आसपास कोरोना के मामले दर्ज हो रहे थे और अब ये आंकड़ा 2000 के नजदीक पहुंच गया है। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि खतरा टल गया और अब केजरीवाल सरकार लोगों को सतर्क कर रही है, क्योंकि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। और अब आगे बढ़ते हुए जल्दी से नजर डाल लेते हैं बीते 24 घंटे में कुल कोरोना के कितने आंकड़े सामने आए हैं और देश भर का आंकड़ा क्या कहता है। ये बड़ा आंकड़ा बीते 24 घंटे का 18,653 कुल केस सामने आए हैं, 13,157 ठीक हुए हैं, जबकि 507 लोगों की जान चली गई है। बीते 24 घंटों का ये आंकड़ा जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। अब ओवरऑल भारत का अब तक का आंकड़ा जान लीजिए। 5,85,493 कोरोना के कुल केस, 17,400 लोगों की जान गई है, जबकि 3,47,979 लोग ठीक हुए हैं। ये अपने आप में कम से कम अच्छी खबर है और ये जो बहुत बड़ा आंकड़ा है, तकरीबन 3.5 लाख के आसपास का, ये कम से कम उम्मीदें देता है इस वक्त हिंदुस्तान को। कोरोना का आंकड़ा आपने देख लिया और अब आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। बात बाढ़ की करेंगे। असम में बाढ़ ने लाखों की जिंदगी बेहाल कर दी है। अब तक 15 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 23 जिलों के 2000 से ज्यादा गांव सैलाब में डूब गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। गर्मी के प्रचंड रूप के बीच अब मॉनसून की एंट्री आधे देश में हो चुकी है। बारिश होते ही नदियों का बढ़ता उफान अपने दायरों से बाहर निकलने लगा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश और बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को दुश्वार कर दिया है। सैलाब में खेत खलिहान डूब गए हैं, लोगों के आशियाने उजड़ गए, गांव के गांव खाली कराए गए। हाईवे अब लोगों का ठिकाना बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी दूसरी सहयोगी नदियों में भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है। असम के 23 जिलों में बाढ़ का कहर बरपा है। 23 जिलों से 2235 गांव पूरी तरह बाढ़ में घिरे हुए हैं। बाढ़ से 15 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। अब तक 28 लोगों की मौत की खबर है। राज्य सरकार की तरफ से 12 जिलों में 265 राहत कैंप बनाए गए हैं। इन राहत कैंपों में 25,000 से ज्यादा लोगों को रखा गया है। लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जो हाईवे पर शरण लेने को मजबूर हैं। घर बार पानी में समा गया है। मदद का अब तक इंतजार है। जो कोरोना का जो ये हुआ था, अभी चलने के लिए बहुत आदमी का मुश्किल हुआ है। तो अभी बाढ़ का पानी आके वो उसको खेत डुबा के फिर भी और ज्यादा मुश्किल बढ़ा दिया। खाना दाना घर में नहीं है, पूरा खेती पानी का नीचे गया। अभी हम लोग का हाल पूरा खराब है। सिर्फ इंसान ही नहीं, जंगली जानवरों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक 14 जंगली जानवरों की मौत हो चुकी है। वन विभाग के अफसर जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बाढ़ की मार असम के गोलपाड़ा जिले में हुई है। यहाँ करीब 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हर साल ब्रह्मपुत्र में इसी तरह बाढ़ आती है। तमाम दावों के बावजूद हर बार लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। हेमंत कुमार नाथ, गुवाहाटी, आज तक। प्रकृति के प्रकोप के आगे की बेबसी आप देख रहे थे इस रिपोर्ट में। इसी के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही।